प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर विनीता निर्वाण, एमएलवी गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। आज हम मुद्रा का अवमूल्यन के बारे में अध्ययन करेंगे। डिवैल्यूएशन ऑफ मनी। आधुनिक युग में प्रत्येक राष्ट्र अपनी मुद्रा के लिए विदेशी विनिमय दर का निर्धारण एक ऐसी दर पर करना चाहता है जो उसकी आर्थिक एवं राजनीतिक नीतियों तथा आर्थिक परिस्थितियों के लिए सर्वाधिक अनुकूल एवं उपयुक्त हो। कोई भी देश अपनी विदेशी विनिमय दरों के निर्धारण को पूर्णतः स्वतंत्र छोड़ना नहीं चाहता। प्राय विदेशी विनिमय की दरें सामान्य रूप से विदेशी विनिमय की मांग एवं पूर्ति की सापेक्षिक शक्तियों के कारण स्वाभाविक विनिमय दरों नेचुरल रेट ऑफ एक्सचेंज के आसपास या ऊपर नीचे रहती है। पर जब विनिमय दर सामान्य दर से ऊंची निर्धारित की जाती है तो उसे अधिमूल्यन यानी ओवरवैल्यूएशन कहते हैं। और इसके विपरीत जब देश की मुद्रा की विनिमय दर जानबूझकर उसकी सामान्य दर से नीचे रखी जाती है तो उसको अवमूल्यन यानी डीवैल्यूएशन कहा जाता है। अवमूल्यन का आशय, अर्थ एवं परिभाषा। जब कोई देश अपनी मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्राओं के रूप में जानबूझकर कम कर देता है तो उसे अवमूल्यन डीवैल्यूएशन ऑफ मनी कहा जाता है। जब देश की मुद्रा के बदले विदेशी मुद्रा की मात्रा पहले से कम ली जाने लगे अथवा विदेशी मुद्रा के बदले देश की मुद्रा पहले से अधिक दी जाने लगे तो ये स्थितियां अवमूल्यन यानी डीवैल्यूएशन कहलाती है। प्रोफेसर पॉल रोजिंग के अनुसार मुद्राओं की अधिकृत समताओं में कमी करना अवमूल्यन है, जैसा कि हमने पूर्व में भी कहा। और डॉक्टर गांगुली के शब्दों में अवमूल्यन का अभिप्राय देश की मुद्रा के बाह्य मूल्य में कमी करने से है। उदाहरण के तौर पर जैसे भारत की अमेरिका के साथ विनिमय दर अगर 1 रुपये = 13 सेंट से घटाकर 1 रुपये = 10 सेंट कर दिया जाए तो ये भारतीय रुपये का अमेरिका के साथ अवमूल्यन कहा जाएगा। अवमूल्यन क्यों किया जाता है या क्या कारण है या किस उद्देश्य हेतु या कौन सी आवश्यकता पूरी करने हेतु अवमूल्यन किया जाता है, अब हम उसका अध्ययन करेंगे। अवमूल्यन किसी भी अर्थव्यवस्था में आधारभूत असंतुलन का द्योतक है जो पिछले कई वर्षों में असंतुलन के कारण उत्पन्न समस्याओं का परिणाम होता है। अवमूल्यन करने के कई कारण एवं उद्देश्य होते हैं। ए है भुगतान संतुलन के घाटे में कमी अथवा समापन। जब कभी किसी देश के भुगतान संतुलन में भारी घाटा हो तथा असंतुलन जो हो रहा है उसे कम करने अथवा समाप्त करने के उद्देश्य से देश की मुद्रा का अवमूल्यन किया जाता है ताकि निर्यात बढ़े और आयात घटे और व्यापार का घाटा कम हो, तो इस उद्देश्य हेतु भी अवमूल्यन किया जाता है। नेक्स्ट है राशिपातन पर रोक यानी रेस्ट्रिक्शंस ऑन डंपिंग। जब किसी देश में विदेशी व्यापारी अपने उत्पादन को लागत से भी कम में बेचकर देश के उद्योगों को कुचलना चाहते हैं तो अवमूल्यन करके आयातों को महंगा कर देने से राशिपातन का मुकाबला किया जा सकता है। नेक्स्ट है मुद्रा संकुचन से राहत। जब किसी देश में मुद्रा संकुचन के कारण मूल्य गिरते हैं तो विदेशों में निर्यात बढ़ाने तथा मुद्रा संकुचन से राहत के लिए अवमूल्यन किया जाता है। पारस्परिक सहमति। जब दो देशों की मुद्राओं के
आंतरिक मूल्य और बाह्य मूल्य में अंतराल हो तथा देश की मुद्रा अधिमूल्यित हो तो पारस्परिक सहमति से एक देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर देता है। नेक्स्ट है बदले की कार्यवाही। जब एक देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो प्रभावित देश भी बदले की कार्यवाही के रूप में अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर सकता है। विदेशी ऋणों की प्राप्ति। जब कोई देश विदेशी ऋणों को बढ़ाना चाहे तो अवमूल्यन किया जाता है ताकि ऋण देने में प्रोत्साहित हो सके कोई भी विदेशी। नेक्स्ट है निर्यातों को प्रोत्साहन। जब कोई देश अपने निर्यातों को बढ़ावा देना चाहता है तो अवमूल्यन के द्वारा निर्यातों को सस्ता करने से निर्यातों को प्रोत्साहन मिलता है। आयातों में कमी। जब कोई देश आयातों में कमी करना चाहता है तो अवमूल्यन के द्वारा आयातों को महंगा कर आयातों को घटाया जा सकता है। नेक्स्ट है घरेलू उद्योगों को संरक्षण। जब कोई देश अपने घरेलू उद्योगों को विदेशी प्रतिस्पर्धा से संरक्षण देना चाहते हैं तो अवमूल्यन के द्वारा विदेशी माल के आयात को महंगा कर देने से घरेलू उद्योगों को संरक्षण मिल जाता है। अवमूल्यन के प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ डिवैल्यूएशन। अवमूल्यन का उद्देश्य चाहे कुछ भी हो, परंतु अवमूल्यन का अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में व्यापक प्रभाव पड़ता है। कुछ प्रभाव देश के लिए घातक होते हैं और कुछ प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था के लिए अच्छे होते हैं, जो कि असंतुलन को दूर करने में अल्पकालिक राहत भी प्रदान करते हैं। वास्तव में अवमूल्यन के प्रभाव निम्नलिखित हैं। निर्यातों में वृद्धि। जब कोई देश विदेशी मुद्रा के रूप में अपनी मुद्रा का अवमूल्यन कर देता है तो देश का माल विदेशियों को सस्ता पड़ता है, अतः निर्यात बढ़ते हैं। और अगर निर्यातों की मांग विदेशों में लोचदार हो तो निर्यातों में अधिक वृद्धि होगी और कम लोचदार हो तो निर्यातों में वृद्धि अपेक्षाकृत कम होगी। नेक्स्ट है आयातों में कमी। अवमूल्यन से देश को विदेशी माल महंगा पड़ेगा, अतः आयातों में गिरावट होगी। गिरावट की मात्रा मांग लोचदार होने पर अधिक तथा बेलोचदार होने पर कम होगी। भुगतान असंतुलन में सुधार। अवमूल्यन के कारण निर्यात में वृद्धि और आयातों में कमी होगी, जिससे व्यापार का घाटा कम होगा और भुगतान असंतुलन में सुधार होगा। नेक्स्ट है राशि पातन पर रोक। उन देशों के व्यापारियों को धक्का पहुंचता है अवमूल्यन द्वारा जो अपना माल लागत से भी कम मूल्य पर बेचकर स्वदेशी उद्योगों को कुचलने पर उतारू हैं, क्योंकि अवमूल्यन से विदेशी माल स्वतः महंगा हो जाता है। नेक्स्ट है आंतरिक मूल्यों में तेजी। अवमूल्यन से देश के आंतरिक मूल्य स्तर में तेजी आती है, क्योंकि आयातों में कमी और निर्यातों में वृद्धि से देश में उपलब्ध वस्तुओं की कुल पूर्ति घट जाती है और मांग यथावत रहने से मूल्यों में तेजी आती है। नेक्स्ट है विदेशी ऋणों का भावी भार बढ़ जाता है। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उसके पुराने विदेशी ऋणों का पुनर्भुगतान का भार काफी अधिक बढ़ जाता है। नेक्स्ट है लोगों के जीवन स्तर में गिरावट। देश में ऊंचे मूल्यों, वस्तुओं की कम पूर्ति तथा विदेशी आयात महंगा होने से देश के लोगों के जीवन स्तर पर विपरीत प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट है विदेशी पूंजी प्रवाह को प्रोत्साहन। अवमूल्यन से विदेशी पूंजी नियोजकों को अवमूल्यन करने वाले देश में
पूंजी लगाने का प्रोत्साहन मिलता है, क्योंकि कम पूंजी लगाने पर भी उसका देश की मुद्रा में अधिक मूल्य होने से अच्छा लाभांश प्राप्त होता है। अब अगले व्याख्यान में हम अवमूल्यन की सफलता की प्रमुख शर्तें या सीमाएं और भारत में रुपए का अवमूल्यन मुख्य रूप से क्यों किया गया, उसका अध्ययन करेंगे।